हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख मानसरोवर भाग 1 में संकलित घास वाली कहानी लेकर के प्रस्तुत हूँ। ये कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी में हिंदू समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को लेकर लेखक ने व्यंग्य किया है। छोटी जाति के लोगों को उच्च वर्ग के लोग अपनी नज़र में कुछ भी नहीं समझते हैं। उनके साथ में अनेक प्रकार से छुआछूत, भेदभाव और अनेक तरह से उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस तरह से देखा जाता है जैसे वे इंसान ही नहीं हो। और परंतु जब उसी वर्ग की यानी निम्न वर्ग की कोई सुंदर महिला उनके सामने आती है तो उस समय उसको देख करके वो समस्त छुआछूत के भाव भूल जाते हैं। उस समय वो स्त्री उनके सामने एक सुंदर शरीर दिखाई देती है और उस सुंदर शरीर को देखकर उनके मन में अनेक प्रकार के सपने परवान चढ़ जाते हैं। उस समय सारी जातीय हेकड़ी, जातीय ऊंचाई का दंभ सब कुछ भुला देते हैं। उनकी नज़र में छोटी जाति की स्त्रियां सिर्फ उनके लिए भोग की वस्तु हैं। और अगर कोई महिला उनकी इच्छा का विरोध करती है तो उनके स्वाभिमान को बड़ी ठेस पहुंचती है। कुछ इसी प्रकार की कहानी लेकर के घास वाली आज आपके सम्मुख आया हूँ। परंतु ऐसा नहीं है कि सभी उच्च जाति के लोग एक जैसी भावनाएं रखते हों। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में इंसानियत है, जो छोटी जाति की स्त्रियों को भी पूरा सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं। सभी एक जैसे लोगों नहीं होते हैं। परंतु इस कहानी में जिन पात्रों की कवि लेखक ने चर्चा की है, महिला पात्रों में जो मूलिया है वो छोटी जाति की स्त्री है, जो कि चमार जाति की है, जो कि घास खोदने का काम करती है। उसका पति महावीर बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है, परंतु रोजी रोटी का कोई निश्चित साधन नहीं है, इसलिए गरीब हैं। और गरीब हैं तो उच्च जाति के लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना भी पड़ता है। कभी कभी उनकी मदद भी लेनी पड़ती है, इसलिए उनके सामने बोल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनका विरोध कर पाना भी महावीर जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये तो मूलिया है जो कि किसी को कुछ गांठती नहीं है, जो किसी का कुछ सुनती नहीं है। जो भी उसके सामने आता है, जो भी उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे कोई बात करता है, वो टके सा जवाब देती है और उसके अन्याय और उसके अत्याचार का खुल करके विरोध करती है। इस कहानी में एक उच्च जाति के व्यक्ति जिसे उच्च जाति के व्यक्ति का पात्र भी इस कहानी में व्यक्त है। इस कहानी में ठाकुर जाति का चैन सिंह भी चित्रित हुआ है, जिसके चरित्र के 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि वह बहुत दम्भी है, वह बहुत हठी है, वह बहुत निर्दयी है। वह अपनी जातीयता के हिसाब से छोटी जाति के लोगों को कुछ नहीं समझता है, परंतु छोटी जाति की सुंदर स्त्रियां उसके लिए भोग की वस्तु मात्र हैं। अगर कोई छोटी जाति की स्त्री उसकी इच्छा का विरोध करती है तो उसके स्वाभिमान को बड़ी ठेस पहुंचती है, वो इस बात को सहन नहीं कर पाता है। ऐसा ही मूलिया के साथ भी हुआ, परंतु मूलिया के चरित्र ने, मूलिया की व्यवहार ने, मूलिया की दृढ़ता ने चैन सिंह के चरित्र को बदल दिया। और मूलिया से मुलाकात के बाद चैन सिंह का जीवन बदल गया। उसकी समस्त हठधर्मिता, उसका समस्त अत्याचार, उसकी निर्दयता सब कुछ खत्म हो गई। वह एक सच्चा और अच्छा इंसान बन गया। उसके इस परिवर्तन को देखकर उसके गांव के लोग, उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर शैतान सिंह इतना भला और अच्छा इंसान कैसे बन गया। इस तरह की ये कहानी है। इस कहानी में बदलते चरित्रों की कहानी है। ये कहानी समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को लेकर जो विसंगतियाँ हैं उनको उभारने वाली कहानी है। ये कहानी नारी के प्रति सम्मान को लेकर, नारी के प्रति सम्मान
को प्रकट करने वाली कहानी है। तो लीजिए इस कहानी का जो कथानक है उसको समझिए। इसके समझे बिना इस कहानी को ठीक से समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। कथानक के बाद में हम इस कहानी के एक एक पक्ष की समीक्षा करेंगे। तो इस कहानी में कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी मूलिया से शुरू होती है। तो लीजिए इस कहानी का वाचन कर रहा हूँ। कहानी प्रेमचंद जी की है, मैं तो सिर्फ वाचन करता हूँ। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आँखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव से देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो? क्या बताऊं? मूलिया, इस उत्सर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरण की सी आंखें, नीचे खींचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आँखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलुओं के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजले गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीची आँख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान? महावीर में ऐसे क्या सुर खाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था। पवन आम की बोर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झोवा रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। झोवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्क उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई
तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि वह इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती और घास छीलती जाती। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे वह कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए, इसलिए उसने महावीर के प्रश्न का उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मूलिया ने और सिर झुका लिया और दबी आवाज़ से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निवाह न होगा? किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सुर्त बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन सी होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी न मिले। जब से वह सत्यानाशी लारियाँ चलने लगी हैं, इक्के वाले की बधिया बैठ गई है। कोई सेंत भी नहीं पूछता है। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो न पहुंच सकता था। मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, न मन है तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया। खेतों की मेड़ों से होती हुई बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो, मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती थक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे, खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही न आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े हूँ। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मूलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है कि कल भी तुझे सताने के लिए
मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप हाथ बढ़ गया। मुझे कुछ शुद्धि न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, जी में आता था हाथ काट डालूं। कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा दे तेरे जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं शोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा मेरे मन से सारी खोट मिट गई। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता। तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की सबसे बड़ी लालसा है मेरी जवानी काम ना आवे। अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर, जो ऐसी देवी उसे मिली। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सिर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ।